भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम हमजा। सलमान भाई, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई रिजवान की जानिब से, मोहम्मद रिजवान कप्तान जी ने कहा है कि कंफर्म कर दिया जितनी भी क्या सराइयाँ थी वो दम तोड़ गई। उन्होंने कहा कि बाबर जो है वो ओपन कर रहे हैं फ़खर के साथ। एक तो ये चीज़ कंफर्म होगी। दूसरा, स्पिन को उन्होंने फिर डिफेंड किया कि एक स्पिनर क्यों खिलाया। उन्होंने कहा कि जनाब ड्यू फैक्टर की वजह से सेकंड इनिंग में ड्यू बहुत पड़ता है, तो हम 2 स्पिनर्स अफोर्ड नहीं कर सकते प्लेइंग 11 में। पहले बाबर पे कमेंट चाहूँगा, देन फिर आप स्पिन के बारे में बताइएगा। देखिए, बाबर आजम के ऊपर तो कोई दो राय थी ही नहीं। एटलीस्ट हमें तो कोई इसमें शक शुबा नहीं था कि वही ओपन करेंगे। मैंने तो आपको बताया था प्रैक्टिस मैचेस में भी बाबर ही ओपन कर रहे हैं, तो जाहिर है वही ओपन करेगा प्रैक्टिस में जिसने। क्योंकि कल तक सलमान भी बातें थी ना कि साउथ शकील से भी शायद में भी ओपन करवाया जाए। देखिए, ये मीडिया की बातें हैं ना, कोई रियलिस्टिक इसमें नहीं थी। अच्छा किया कप्तान ने क्लियर कर दिया। और दूसरी बात जो है ड्यू और फास्ट बॉलर रिलेटेड, इट मेक सेंस, क्योंकि हमारे फास्ट बॉलर जो है वो बड़े अरसे से जो है फास्ट बॉलिंग ही हमें मैचेस जितवाती है। आप साउथ अफ्रीका का टूर देखें, आप ऑस्ट्रेलिया का टूर देखें, स्पिनर्स के ऊपर हम स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो शदाब हो, सामा हो, उससे पहले भी जितने आपने वनडे में व्हाइट बॉल में स्पिनर्स यूज किए हैं एज ऑप्शन, दे हैवंट बीन वेरी स्पेशल। तो बेसिकली उनकी फॉर्म नहीं है, जिसकी वजह से आपका इंक्लिनेशन फास्ट बॉलिंग की तरफ है। अब ये है कि ये 4 बॉलर जो हैं वो 140 प्लस अगर गेम करते हैं और राइट चैनल्स में बॉल करते हैं। देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है जहाँ पे इनको हेल्प मिलेगी। ये कदरे बैटिंग के लिए बेहतर पिचेस होंगी अगर इसके ऊपर इन्हें ना मार्जिन ऑफ एरर कम होगा। अगर ये डिसेंट एरियाज में बॉलिंग करते हैं, दे माइट बी हैंडी। थोड़ा बहुत रिवर्स अगर आता है, और टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा इस ट्रॉफी के अंदर, क्योंकि अगर ड्यू आती है शाम में तो फिर जाहिर है जो टीमें टॉस जीतेंगी वो पहले बॉलिंग ही क्या करेंगी। एग्जैक्टली। अच्छा सलमान भाई, ये भी सर थोड़ा सा बता दीजिएगा। आपने, मैं कल देख रहा था एक इंटरव्यू किया फ़खर जमान का, जिसमें उन्होंने तमाम तर जिम्मेदारी ना वो अपने ऊपर ले ली। उन्होंने कहा कि मुझे एक बीमारी थी जिसकी वजह से मेरा 10 किलो वजन भी गिर गया, मेरी सिलेक्शन भी इस वजह से नहीं। ऑन द अदर हैंड, याद हो कि नकवी साहब ने मेंशन किया था कि इसको बाहर किया गया है फॉर दैट रीज़न, जो उन्होंने एक ट्वीट किया था। तो इस हवाले से मजीद उनका क्या इस पर आपसे गुफ्तगू हुई? देखिए, उस गुफ्तगू में तो वही है जो आपने सुना है, लेकिन मैंने उनसे जब बात की वो बड़ा क्लियर है। देखिए, जो नकवी साहब ने कहा वो भी ठीक है, लेकिन वो पहले टूर के थी, उसके बाद भी वो 2-3 सीरीज टीम में नहीं आया, उसकी वजह वो ट्वीट नहीं थी। उसके थायराइड का मसला था जिसकी वजह से ही लॉस्ट वेट। और उसने कहा कि मुझे 4 मंथ्स के बाद पता चला कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे तो डायग्नोज ही नहीं हो रहा था कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। सो दोनों बातें ठीक है कि पहले जो नकवी साहब ने कहा कि ट्वीट के ऊपर उसको उन्होंने थोड़ा सा कह लीजिएगा, एक होता है थोड़ा आप आम को हल्का फुल्का ट्विस्ट करते हैं कि यार ये वो चीज है जो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होनी चाहिए। बट बियॉन्ड दैट जो टूर थे वो इस वजह से नहीं थे कि वो ट्वीट ही 4 टूर चलती रही है। बाद में जो फैक्टर था वो उनका थायराइड का मसला था, जो कि एक बीमारी है और खुदा न खास्ता वो किसी को भी हो सकती है। और ये तो मैं इसका आई विटनेस हूँ कि जब ये हमारी ग्राउंड में आया था ड्यूरिंग इसको, जब ये डिजीज था, तो ही लॉस्ट वेट। ये इतना वीक लग रहा था कि मैंने इसे, मेरी पहली लाइन थी इसको देखे कि आपको हुआ क्या है, तो उसने मुझे बताया कि मेरा थायराइड का इशू है, तो मैं थोड़ा ट्रीटमेंट से गुजर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने अपना मतलब वेट लॉस हुआ खुद तो नहीं किया था, वो वेट लॉस हो जाता है उसमें। हाइपर थायराइड, एग्जैक्टली उस डिजीज को उन्होंने डिस्क्राइब किया, हाइपर थायराइड। सो आई एम नो डॉक्टर जिसको इसका पता हो डिटेल, लेकिन दिस इज व्हाट ही सेड एंड आई हैव टू बिलीव हिज वर्ड, क्योंकि वो मेक सेंस ना। आप एक ट्वीट के ऊपर 4 टूर तो नहीं किसी को बाहर बिठाते ना यार। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट, भट्ट साहब भी करेंगे और हम सब भी इस पर बात कर सकते हैं कि भट्ट साहब ये हम आइडियली इस टूर्नामेंट में आ रहे हैं। बिफोर दैट हमने रिसेंटली क्रिकेट खेली है, ऑस्ट्रेलिया हमने खेली है, जिम्बाब्वे हमने खेली है, साउथ अफ्रीका, ये मैं 50 ओवर्स की बात कर रहा हूँ, और अब साउथ अफ्रीका भी उसमें आ जाएगा, तो आप सॉरी न्यूजीलैंड भी आ जाएगा। तो आप मुझे ये बताएं कि कोई आइडियल सिचुएशन नहीं होगी हमारे लिए कि हम एक अच्छी परफॉर्मेंस दे के 50 ओवर्स के फॉर्मेट से इस बड़े टूर्नामेंट में एंटर हो रहे हैं? देखिए, अच्छी आइडियल अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इससे अच्छी क्या प्रिपरेशन हो सकती है कि एक तो आपका वही हरीफ है जिसके आप खिलाफ पहला मैच चैंपियंस ट्रॉफी में खेलना, तकरीबन उन्हीं कंडीशंस में आप खेल रहे हैं। होम कंडीशंस में वो चैंपियन ट्रॉफी या होम कंडीशन के अंदर ये 2 टीमें हैं। फिर ये दोनों रिसेंटली व्हाइट बॉल में बहुत अच्छी परफॉर्म करने वाली टीमें हैं, पाकिस्तान खुद भी। तो ना सिर्फ पाकिस्तान को ये एडवांटेज है, यही एडवांटेज उन दोनों टीमों को भी है, और शायद थोड़ा ज्यादा इसलिए हो कि वो विजिटर हैं और उनको यहाँ पर मैचेस मिल रहे हैं। और बहरहाल न्यूजीलैंड ने पिछले 1-2 साल में पाकिस्तान में काफी क्रिकेट खेली है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में खेलने वाली यही टीम है। सो मेरा ख्याल है कि ये सबके लिए एक विन विन सिचुएशन है, इन तमाम टीमों के लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और आई थिंक इससे बेहतर इसका टाइमिंग हो नहीं सकती थी इस वनडे सीरीज की इस स्क्वाड के लिए,
क्योंकि जाहिर है इसमें भी बाबर ने ओपन करनी है, तो चैंपियन ट्रॉफी से पहले उन्हें भी थोड़ा सा कह लें कि एक अपना चेक पॉइंट्स होते हैं टिक करने वाले, वो वाला 2-3 मैच अगर उन्हें मिल जाते हैं इंशाल्लाह फाइनल तक, तो एक अच्छा है। 3 इंटरनेशनल मैच जो है किसी भी टॉप प्लेयर के लिए अच्छा होता है कि वो चीजें मार्क कर ले अपनी। सही जी है सही। अच्छा भट्ट साहब, जिस गुफ्तगू का तज़किरा हो रहा है हमें भी उससे ज़ाहिर है बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक क्वेश्चन आपने फ़खर ज़मान से किया, अगर मैं उसको आपकी ही क्रिकेटिंग केस स्टडी के साथ रिलेट करके आपसे पूछूंगा, आपने ये बात की कि जो जिन टीम से हम मैच खेलने जा रहे हैं, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, इनके साथ फ़खर ज़मान का अपना रिकॉर्ड जो है वो बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं इन टीमों के खिलाफ। आपने भी इंडिया के खिलाफ जब पहली सेंचुरी स्कोर की तो उसके बाद आप एक तवातुर के साथ जो है वो रन स्कोर करते गए, तो क्या बैट्समैन का माइंडसेट में इससे कहीं हेल्प मिलती है कि वो उन टीमों के खिलाफ दोबारा खेलने आ रहा है जिनके खिलाफ उनका प्रीवियस रिकॉर्ड जो है वो बहुत ही अच्छा है? जी हाँ, बिल्कुल। जो है अगर आपने एक टीम के खिलाफ रन किए हैं या एक कंडीशन में रन किए हैं, तो बहरहाल आपको उससे कॉन्फिडेंस तो मिलता है कि आप एक अपोजिशन के खिलाफ एक मार्का कर चुके हैं और एक खास जगह पे कर चुके हैं। फिर अगर आप उसको उनके मुल्क में भी कर लें और अपने मुल्क में भी कर लें और तीसरी कंडीशन में भी कर लें, तो इसका मतलब है कि यू गेट अकस्टम टू मोस्ट ऑफ व्हाट इज कमिंग योर वे। आपको बेशतर चीजों का पता होता है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप सोचते कैसे हैं। कुछ लोग इसका प्रेशर ले जाते हैं, कोई यार किया हुआ है, आप सारे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैंने करना है। और जैसे फखर ने कहा ना, बहुत ही शानदार उसने बात की, उसने कहा कि वो जो हो गया वो तो गुजर गया, अब जो अगला दिन है ना उस दिन करना है। यानी कि इतनी खूबसूरत बात है ये कि व्हाट एवर हैज हैपेंड इज पास्ट, अभी दोबारा से करना पड़ेगा। अच्छा भट्ट साहब एक बड़ा पर्टिनेंट सवाल है, ये बताएं कि आप समझते हैं कि फ़हीम अशरफ या खुशदिल शाह में से किसी को कंसिडरेशन हो, इन दोनों में से या किसी एक को कम से कम दे विल पार्ट ऑफ द 11 टू बी प्लेड अगेंस्ट द न्यूजीलैंडर्स टुमारो? मुझे लगता है कि खुशदिल मैच खेलेंगे। देखें, यू विल नॉट गो विद 5 क्विक ऑप्शन। 4 फास्ट बॉलर्स के साथ अगर आप जाते हैं तो फिर खुशदिल ही बनेगा अंदर, क्योंकि वो और आगा फिर 5th बॉलर का रोल प्ले कर सकते हैं मिलके, और दोनों बैटिंग भी करते हैं। फहीम का ये है कि आई थिंक अगर आप 3 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे तो फिर शायद चौथी ऑप्शन कहेंगे भी। बाबर आजम ओपनर हैं, उसके अलावा फ़हीम अशरफ के बारे में कह रहा है कि ऑन स्टैट्स जो डेटा एनालिस्ट हैं उन्होंने उनके स्टैट्स दिए हैं, उन्होंने बताया कि जनाब इनकी परफॉर्मेंसेज इस तरह की हैं कि हम कायल हो गए इनकी परफॉर्मेंस से कि हम इनको होम ग्राउंड में यूटिलाइज करें। ये बहुत अच्छा अपने होम ग्राउंड में परफॉर्म कर रहे हैं। अब कितना अच्छा परफॉर्म करें वो ज़रा हम भी स्टैट्स पर थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं। अहमद सईद साहब ने इस पर काफ़ी वर्किंग की। अहमद सईद साहब, राना साहब जो आपके फेवरेट प्लेयर हैं, उन स्टैट्स क्या कहते हैं उनके, वो क्या एलिजिबल थे इस प्लेइंग 11 में, इस स्क्वाड में हिस्सा होने के? देखें, ये फैसला तो यकीनन सिलेक्टर्स ने करना था, लेकिन जो उनका क्राइटेरिया था, उस क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो 34 ओडीआई मैचेस खेले हैं फ़हीम अशरफ ने, जिनमें अब तक वो सिर्फ 26 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुए हैं। और ओडीआई क्रिकेट में अगर उनकी हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बैटिंग एवरेज देखें तो वो 10 की जो है वो बैटिंग एवरेज है, 10 की शानदार बैटिंग एवरेज है। लिस्ट एक क्रिकेट जिसका तस्करा जो है वो किया जा रहा है, 92 लिस्ट ए मैच उन्होंने अब तक खेले हैं, 115 विकेटें उन्होंने उसमें हासिल की हैं, लेकिन लिस्ट ए क्रिकेट में भी उनकी बैटिंग एवरेज जो है वो सिर्फ 19 की है। उसके अलावा हॉर्सेस फॉर कोर्सेज की बात की थी असद शफीक ने, तो पाकिस्तान के लिए उन्होंने पाकिस्तानी ग्राउंड्स के ऊपर जो मैचेस खेले हैं, 3 मैचेस में उन्होंने सिर्फ 2 विकेटें हासिल की हैं और उनकी 67 की बॉलिंग एवरेज है पाकिस्तान में। दुबई में अगर बात करें तो उन्होंने 8 मैचेस खेले हैं जिनमें उन्होंने 3 खिलाड़ी आउट किए हैं और 5 मरतबा उनकी बैटिंग है, इसमें उन्होंने 73 रन बनाए हैं जो 18 की बैटिंग एवरेज बनती है। तो ये टोटल स्टैट्स हैं जिनकी बुनियाद पर फ़हीम अशरफ पाकिस्तान की टीम में खेलने के हल करार पाए हैं। बहरहाल जितने भी स्टैट्स हैं ना राजा साहब, ये जो इन्होंने जानदार एक लाइन बोली है ना, 10 की शानदार एवरेज, लिस्ट ए जो है ना इसको इतना कंसिडर नहीं करना चाहिए। अच्छी क्रिकेट होती है वो। अच्छा, लेकिन बात यह कि ही इज़ ए ग्रेट सर्वाइवर। यानी जो परफॉर्मेंस दी है इसमें आपके जो टीम में दोबारा वापस आने के इम्कानात कोई इतने रोशन नहीं रहते, लेकिन ये हर बार आते हैं, लौट के आते हैं। और अब हमने काफ़ी जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास। हाँ, वो वही बात है। अब इसमें ये क्वेश्चन मार्क जो है वो रहेगा। मैं इसलिए चाह रहा था कि इन पर कुछ थोड़ी सी मुश्किलें इतनी पहले पड़ी वो आसान हो जाएं। भट्ट साहब से मैंने कोशिश की थी वो कुछ कह दे कि ये खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन उनको लगता है कल के मैच में अभी उन पर ये प्रेशर मेंटेन रहेगा। कल खेल जाते हैं, कोई 30-35 स्कोर कर जाते हैं, कोई 2 एक आउट कर। अच्छा, वैसे अगर देखी जाए नंबर के हिसाब से देखा जाए तो जगह बनती है वैसे इन 11 में? मैं अब हमसे ये समझता हूँ कि हमने इसमें, और आपने बड़ा वैलिडली सारे हमने दलाइल दिए हैं, स्टैट्स का सहारा भी ले लिया है। लिस्ट ए की बात कप्तान साहब ने कर दी जो कि ज़रूरी नहीं थी। लिस्ट ए इनके लिए अब इतना खेलने के बाद, इतने सालों के बाद हमने लिस्ट ए पर चलना है? नहीं, हम इनकी देखेंगे T20, वनडे और इवन को टेस्ट क्रिकेट या फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, उसमें वो परफॉर्मेंस इतनी शान है। अब देखें ना जो ओडीआई का उन्होंने रिकॉर्ड बताया एज ए बॉलर, मेरे ख्याल में तो बॉलिंग या बैटिंग ऑलराउंडर होता है जिसकी बैटिंग इतनी अच्छी हो कि वो सिर्फ बैटिंग बेसिस पर टीम में आ जाए या बॉलिंग ऐसी हो, वो दोनों इस तरह की नहीं है, ये स्ट्रगल करेंगे। अब हमारी जोर ये होना चाहिए कि जहां पर भी इनको मौका मिले, अव्वल तो जो बात हुई 4 फास्ट बॉलर्स की जो ऑलरेडी मौजूद हैं उनमें 5वें ये हो जाएंगे, कोई मौका तो नहीं है, ये रिजर्व में ही रहेंगे।
और अगर रिजर्व में कहीं मौका मिलता है इनको, कोई सिचुएशन क्रिएट होती है, खुदा ना खासा कोई फिटनेस के इशू हो जाते हैं तो इनको खिलाना पड़ जाता है इनएडवर्टेंटली या एडवर्टेंटली, तो फिर ये परफॉर्म करें। और इसमें यह है कि जब भी इस किस्म के काम होते हैं तो क्रिकेट पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ता, लोग को अच्छा मैच नहीं लेते, यंगस्टर जो हैं वो बड़े गुमान हो जाते हैं और वो दिल बर्दाश्ता भी हो जाते हैं कि ऐसे भी लोग आ रहे हैं। तो बहरहाल हमारी अनेक ख्वाहिशात जो हैं वो अब फ़हीम अशरफ के साथ हैं कि अल्लाह करे उनको मौका मिले और अल्लाह करे वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे अहमद सईद साहब, जरा अगर नंबरिंग के हवाले से आया जाए, टॉप पर तब चलो ये तो क्लियर हो गया ना कि बाबर और फखर जो वो ओपन करें, वन डाउन मेरा ख्याल साउथ शकील बनते हैं। ये देखें, बाबर आजम और फ़खर जमान दोनों के अगर स्टैट्स की बात अब शुरू हो ही गई है तो बाबर आजम और फ़खर जमान जो हैं, इन दोनों के न्यूजीलैंड के अगेंस्ट स्टैट्स जो हैं वो बहुत ही शानदार हैं। फ़खर जमान ने जो 17 मैचेस खेले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उनमें उन्होंने 959 रन स्कोर किए हैं और 67 की उनकी बैटिंग एवरेज है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। इसी तरह बाबर आजम ने 20 मैचेस खेले जिनमें 900 से ज़्यादा रन उन्होंने बनाए हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो इन दोनों के ऊपर तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। फ़खर और बाबर अब हमें क्लैरिटी मिल गई है कि वो ओपन करने जा रहे हैं। नंबर 3 का एक स्पॉट ऐसा है कि जहाँ पर अभी ये फैसला करना पड़ेगा कि उस्मान खान को चांस दिया जाएगा या मोहम्मद रिजवान खुद ऊपर आएंगे। साउद शकील जो है वो नंबर 6 पर या नंबर 4 पर खान को आप समझ रहे हैं कि ये प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे? किस जगह पे कौन सा स्लॉट बनता है? मेरा ख्याल तीसरे पे साउद शकील आ गए, चौथे पे रिजवान खुद आ गए,